हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होंगे। डे बाय डे छोटे छोटे कदमों के साथ सफलता की तरफ बढ़ रहे होंगे। हमेशा की तरह मैं मनमोहन आई थिंक क्लास के ऊपर आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। ठीक है, सबको बूंदियां लूटने दो। चलिए, आज की जो क्लास है हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट होने वाली। मैं आपको दो चार चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो कृपया बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन को जो है एक बार होल्ड पे डाल दीजिए और चलिए क्लास करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हमारी पहली न्यूज़ के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पीएम सेतु स्कीम को लॉन्च किया है। पीएम सेतु मींस प्राइम मिनिस्टर स्किल एनहांसमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन। ठीक है, स्किल एनहांसमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन। इस स्कीम के तहत जो आईटीआईज हैं, आईटीआईज नॉट आईआईटी या ट्रिपल आईटी, ओनली आईटीआई, ठीक है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके करिकुलम को जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मैच करके उनको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो जॉब्स वगैरह के अंदर जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर जो स्किल्स का अभी गैप चल रहा है, जो पास आउट होके बच्चे आ रहे हैं उनके साथ ये दिक्कतें आ रही हैं, वो कम की जा सकें। ठीक है, चलिए, ये कॉन्वोकेशन थी विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर, तो वहाँ इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया भाई। ठीक है, अगर बात करें इस स्कीम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि आईटीआईज को एक एस्पिरेशनल और मॉडर्न जो है इंस्टीट्यूशंस बनाने का काम ये स्कीम करेगी। और इसके फोकस एरिया क्या हैं ये भी मैंने बताया कि करिकुलम और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ जो पैरिटी इसकी बना के चलेंगे और इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करके जो है जो स्किल लर्निंग का काम जो है अच्छे से जो रिक्वायर्ड है जो स्किल्स उनको सिखा पाएंगे और ग्लोबल स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाएगा लैब्स के अंदर और फैसिलिटीज़ उसी टाइप की दी जाएगी और जॉब वगैरह के अंदर जो है ताकि द्वार जो बच्चों को है खुले मिले जॉब्स के लिए, ऐसा सारा इकोसिस्टम आईटीआईज का बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ अपना कोर्स ख़त्म किया और आप निकले, आपको या ऑटो मार्केट में जाके बेचारा भाई कोई मजबूरी में किसी उस्ताद के नीचे काम सीखना पड़े दोबारा तय, और 5 साल में जाके कोई छोटी दुकान खुद की खोल ले। ठीक है, तो थोड़ा सा संघर्ष और आज के टाइम पे जो एआई का ज़माना चल रहा है उसके साथ इंटीग्रेट करवा के आपको एक तरीके से रोजगार के लायक बनाया जाएगा। ठीक है, तो आईटीआई क्या किस तरीके से काम करेंगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। ठीक है, जो कि जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ग्रीन एनर्जी, रोबोटिक्स जैसी चीज़ें जो है इंटीग्रेट की जाएंगी भाई। ठीक है, अगर बात करें इस टर्म की कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, तो पीएम सेतु के अंडर ही ऐसे सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। देश में लगभग अभी के लिए 5 जो है ऐसे सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जो है प्रसिद्ध होंगे भाई। ठीक है, जैसे बात करें लुधियाना की जो कि पंजाब में है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। और कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में लेदर और फुटवेयर डिज़ाइन के लिए बनाया जाएगा। भुवनेश्वर यानी उड़ीसा के अंदर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के लिए बनाया जाएगा। हैदराबाद के अंदर जो कि तेलंगाना में है, इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट जो हो गया आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और जो चेन्नई है तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भाई। ये पीएम सेतु के अंडर जो स्कीम है पीएम सेतु, उसके अंडर ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में इन सेंटर्स को जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जो है लॉन्च करेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। इंडिया का पहला कोऑपरेटिव
मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है इनोग्रेट हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर भाई। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का मतलब है जैसा कि आप सीएनजी वगैरह या फिर पहले भी आपको, आप बच्चे थे मतलब आपकी छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हो, गोबर गैस का एक कॉन्सेप्ट चला था, ठीक है। और कई बार तो हमारे पीएम उससे भी आगे निकल जाते हैं कि वो नाला निकलता था वहाँ से पाइप निकाल के उससे गैस बना के, ठीक है। चलो वो साइड में रहने देते हैं, लेकिन वैसा ही कंसेप्ट है यहाँ। कंप्रेस्ड बायोगैस का मतलब, प्लांट का मतलब है कि जो भी एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है आपका, गन्ने के जो छिलके वगैरह हैं, काव डंग वगैरह है, कैटल्स का डंग जो है, उसको यूज करके जो है गैस को बनाना, और साथ की साथ जो पोटाश है, पोटाश के ग्रेन्यूल्स को बनाना। इससे दो चार फायदे हमारे ये होंगे कि जो बाहर की मार्केट के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहेंगे, इंपोर्ट हमारा कम होगा पोटाश के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से जो वेस्ट मटेरियल है वो कंजप्शन हो जाएगा उसका, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एनर्जी, हमें एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स हमें इन प्लांट से मिल जाएगा। तो ये जो प्लांट है वो कहाँ लगेगा भाई? कोपरगांव अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां लगेगा। और इस्टेब्लिश कहाँ होगा ये? महर्षि शंकरराव कोले सहकारी शक्कर कारखाना, इसके अंदर, ठीक है। मतलब कोऑपरेटिव नाम के अंदर ही है, एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के अंदर ये प्लांट जो है सेटअप किया जाएगा। और ऐसे ऐसे ही लगभग 15 कोऑपरेटिव सेंटर्स को जो है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हेल्प करेगी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट लगती है लगभग 55 करोड़, लेकिन प्रोड्यूस मिलता है 52 टन कंप्रेस्ड बायोगैस मिल जाएगी आपको, और 75 टन के आसपास पोटाश आपको मिल जाएगा भाई पर डे, फ्रॉम जैगरी एंड मोलासिस के साथ, ठीक है। गन्ने का जो रेजिड्यू है और जैगरी के साथ, ठीक है। और अगर बात करें तो ये जो सेंटर है यानी महर्षि शंकरराव कोले सहकारी शक्कर कारखाना जो है, एक तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी का जो है मॉडल बन जाएगा भाई, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए जो है रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बनेगा, यहाँ से पोटैश यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल है उसका कंजप्शन होगा, फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजर जनरेशन के अंदर भी जो है काम आ जाएगा पोटैश वगैरह, ठीक है। फार्मिंग प्रैक्टिस के अंदर जो है ईजी रहेंगी ये चीज़ें। बात महाराष्ट्र की चल रही है तो हमेशा की तरह जैसा कि न्यूज़ के अंदर किसी स्टेट का नाम आ जाता है, पहले भी महाराष्ट्र के बारे में शायद मैंने आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया तो आज बता देता हूँ। तो छोटी छोटी जीके की, स्टैटिक जीके की जो बात है उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, गवर्नर है वहाँ के सीपी राधाकृष्णन, कैपिटल है मुंबई। नेशनल पार्क वहाँ पे कौन कौन से है ये देख लेते हैं एक बार अच्छे प्रकार से। तादोबा नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, और नवेगांव नेशनल पार्क है भाई। नेक्स्ट वन है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो है महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी, इनकी तरफ थोड़ी सी निगाह हम डाल लेते हैं। भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करनाला बर्ड सेंचुरी है, और मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और राधानगरी, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है महाराष्ट्र के अंदर है भाई। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। राजस्थान ने पहला जो है नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है इनोग्रेट कर दिया है अलवर के अंदर भाई, ठीक है। और इसको एक तरीके से नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बोला जाता है, नमो वन भी बोला जाता है, ठीक है। ये बस इतनी सी न्यूज़ थी कि आप पूछा जाए कि राजस्थान के भी एग्जाम्स बच्चे देते हैं काफ़ी सारे, कि पहला जो नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क है राजस्थान के अंदर कहाँ जो है इस्टेब्लिश किया गया, तो अलवर आपका आंसर है, ठीक है। लाइकवाइज हमने महाराष्ट्र का जैसे जीके पढ़ा, हम राजस्थान का थोड़ा देख लेते हैं। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले शायद मैंने कवर भी करवाया था। और एज यूजुअल जैसे मैं आपको कहता हूँ कि बच्चे मन के सच्चे और दिमाग के कच्चे, ठीक है। तो आपके दिमाग से हो सकता है प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि निकल गई होंगी ये बातें। तो राजस्थान के बारे में 2-4 चीज़ें देख लेते हैं जल्दी से। कैपिटल जयपुर है, गवर्नर वहाँ के हरिभाऊ बागड़े है,
और चीफ मिनिस्टर जो है भजनलाल शर्मा है। नेशनल पार्क वहाँ पे कौन कौन से है, रणथंबोर है, सरिस्का जो है टाइगर रिजर्व है, कियोलादियो नेशनल पार्क है जो कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी इसी के अंदर है, और डेजर्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बस्सी। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वो स्टैंड अप कॉमेडियन वाला बस्सी नहीं है। ठीक है, याद आ गया होगा शायद आपको। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सिंगापुर ने अपने एक आइलैंड का नाम जुबिन गर्ग आइलैंड रख दिया है भाई, एक रिस्पेक्ट को शो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सिंगापुर में ही जब शो चल रहा था जुबिन गर्ग साहब का, जो कि असम के एक लेजेंडरी सिंगर है जिनको हमने खो दिया है पिछले दिनों। ठीक है, स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, वो तैराकी कर रहे थे और वो डूब गए। ठीक है, तो सिंगापुर ने उनको होमेज देने के लिए एक आइलैंड का नाम जो है जुबिन गर्ग आइलैंड के नाम से रख दिया है भाई। ठीक है, अगर बात करें, ये उनकी फोटो है जुबिन गर्ग साहब की, असम के सिंगर थे ये। ठीक है, और एक गैंगस्टर मूवी आई थी, उसका एक बढ़िया गाना था, बहुत अच्छा, वो इन्होंने ही गाया था। और काफ़ी सारे सॉन्ग्स जो है इन्होंने, या अली मदद अली, ठीक है, ये गाना इन्हीं का गाया हुआ है। और इनका जो डिब्यूट हुआ था आसामी एल्बम से हुआ था जिसका नाम था अनामिका। 1992 में इन्होंने ऑफिशियली जो है डेब्यूट जो है किया था भाई। ठीक है, चलिए भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे देश में मतलब ऐसे ऐसे हीरो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग वैसे भी मेंटली तौर पे या अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उनको लेके परेशान रहते हैं। कोई जो घर का प्रॉब्लम है, किसी को पर्सनल रिलेशंस की प्रॉब्लम है। ऐसे में अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी से आपके 2 पल भी अच्छे कर देता है तो ऐसे कलाकारों की हमें सख्त ज़रूरत रहती है हमेशा से ही। ठीक है, बड़े दुख की बात है कि हमने इनको खो दिया। भगवान जो है इनको अपने श्री चरणों के अंदर जगह दे। चलिए जी, नेक्स्ट वन, नोबेल प्राइज विनर्स की हम देख लेते हैं लिस्ट एक बार। फिजियोलॉजी और मेडिसिन सेक्टर में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, रिसेंटली ही किन किन को मिला है? मैरी ई ब्रनको को, जो कि कहाँ की कैंडिडेट हैं, इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम बायोलॉजी, सीटल यूएसए के अंदर। ठीक है, फ्रेड रैमस्टेल को सोनोमा बायोथेरेपेटिक्स सैन फ्रांसिस्को के अंदर यूएसए के अंदर जो है कार्यरत हैं ये। और सिमोन साकागुची जो कि ओसाका यूनिवर्सिटी ओसाका जापान के अंदर कार्यरत हैं भाई। ठीक है, और इनको इम्यून टॉलरेंस के लिए जो डिस्कवरीज की हैं इन्होंने, जो ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया। ठीक है, लाइक वाइज जैसे उसमें क्या होता है कि खुद के बॉडी के खुद के जो इम्यूनिटी है वो खुद के सेल्स को ही डैमेज करने लग जाती है, ऑर्गन्स के सेल को भाई। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है स्टडी इन तीनों ने की है। ठीक है, और इनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है भाई। ठीक है, जो इनकी डिस्कवरी है जिसके अंदर रेगुलेटरी टी सेल जिसको ट्रैग्स भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और फॉक्स P3 जो एक जीन है, उनके एक उनके ऊपर जो है इन्होंने स्टडी की है, जो कि इम्यूनोलॉजी के फील्ड के अंदर एक तरीके का रिवोल्यूशन लेके आएगी भाई। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि काफ़ी सारी डिजीज जो कि कैंसर टाइप या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान जो रिजेक्शन आ जाता है बॉडी के द्वारा, ठीक है, या फिर और भी जैसी ऑटो इम्यून डिजीज टाइप का इलाज आपको देखने को मिल जाएगा भाई। इनका ये प्रयास जरूर रंग लेके आएगा और इनको ये नोबेल प्राइज मिला है इसी चीज़ के लिए। चलिए जी, नेक्स्ट वन, आपने ये न्यूज़ वैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे खूब वायरल होती दिखी होगी कि जोहो और जो ये अत्ताराई जो है, अभी रिसेंटली जोहो को लॉन्च किया है एक इंडियन ने ही। ठीक है, और इसको एक तरीके से अल्टरनेटिव माना जा रहा है जोहो को माइक्रोसॉफ्ट काइंड ऑफ, जिसके अंदर आप स्प्रेडशीट वगैरह बनाते हो, पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हो। ठीक है, तो इसके अंदर भी लाइक आप वैसे ही काम कर सकते हो। सबसे पहले अश्विनी वैष्णव जो हैं एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्विच कर लिया है जोहो के ऊपर
और इसी के साथ वो प्रमोट कर रहे हैं इंडिया का होम ग्रोन डिजिटल प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म भाई। ठीक है, इसके अंदर मैंने बता दिया कि आप डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट जैसी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, और ये एक इंडिजिनस डिजिटल टूल है और इस चीज़ को हमें ऑब्वियसली प्रमोट करना चाहिए, हमारी टेक्नोलॉजी है, बशर्ते पीछे आने वाली न्यूज़ और लोगों के ऊपर अगर अलग अलग स्पाईवेयर के तहत जो है नज़रें और फिर कोई डिसरप्शन होने पे नेट की रोकथाम, जब चीज़ें बाहर की हैं तभी इतना जो है फाटक सी गेड़ते हैं, तो जब चीज़ें खुद के अंडर होंगी तो वो किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने फेवर में हैंडल करेंगे या जनता के हित में हैंडल करेंगे, ये क्वेश्चन डिस्कशन का है। ठीक है, ये बाद की चर्चा है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए हमारे बड़े मतलब फ़ख्र की बात है कि हमारे देश के ही एक नागरिक ने ऐसी चीज़ को जो है इजाद किया है। रियल जो इनोवेशन, जो ग्लोबल जो ऐसे टूल्स हैं उनको जो टक्कर दे पाए, और हमें ज़रूर इसके ऊपर स्विच करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए और इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए भाई। ठीक है, जोहो के फाउंडर जो हैं श्रीधर वेम्बू हैं, जो कि एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हैं किस मेंटेलिटी के, मेड इन इंडिया के। ठीक है, और ये डिजिटल सॉवरेनिटी की बात करते हैं भाई। ठीक है, हमें भाई मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। डिजिटल जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चली हुई है, लाइक चाइना में भी जैसे आप देखेंगे फेसबुक का उनका खुद का अल्टरनेट है, यूट्यूब के लिए उनके पास अल्टरनेट है खुद का। ठीक है, तो उन वो सेल्फ डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात उनको बाहर से उनको दिक्कत परेशानी का जो है मुख नहीं देखना पड़ता इस वजह से। ठीक है, तो जोहो के अंडर ही अर्राताई एक ऐप जो है लॉन्च की गई है, जो कि जिसको एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है, अल्टरनेटिव माना जाता है व्हाट्सएप का। अर्राताई जो है तमिल के अंदर अर्राताई का मतलब होता है कि कैजुअल टॉक्स। ठीक है, तो वही बातें चैट चैट वगैरह और वो सारी चीज़ें अर्राताई के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, और इस न्यूज़ में कुछ रहा तो नहीं? नहीं, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। इंडियन नेवी टू कमीशन आईएनएस अंद्रोथ, मार्किंग अनदर माइलस्टोन इन इंडिजिनस नेवल एक्सपेंशन। डे बाय डे आप देखेंगे कि हर अल्टरनेट डे पे लगभग मैं आपको एक न्यूज़ ऐसी दे ही देता हूँ कि जो नेवीज़ के जो शिप्स वगैरह हैं वो कहीं कोई कमीशन हो रहा है। जैसे पीछे मैंने कोस्ट गार्ड की मैंने आपको कल ही बताया था, अक्सर करके कल या परसों बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आज अंद्रोथ करके जो कि एक सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। ठीक है, एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन के अगेंस्ट। ठीक है, और वॉरफेयर के दौरान जो काम आए ऐसा क्राफ्ट है, और सेलो वाटर के अंदर, सेलो वाटर आप समझेंगे कि जहाँ से मतलब जिसकी गहराई कम हो। ठीक है, और ये अक्टूबर 6 को जो है कमीशन हो चुका है, कहाँ पे? नेवल डॉकयार्ड किसके? विशाखापट्टनम में। ठीक है, और इसको किसने बनाया है भाई? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर जो एक कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है, अब इंडिया की कंपनी है, उसने जो है बनाया है इसको। और अगर बात करें इसी के साथ जो रिसेंट नेवल इंडक्शंस हुए हैं, जो नेवी एडवांसमेंट हुई है, अलग अलग शिप्स जो है जो वॉरफेयर जो अपने क्राफ्ट वगैरह हैं वो जो कमीशन हुए हैं, उनकी अगर चर्चा करें रिसेंटली कौन कौन से हुए हैं? अरनाला, निस्तर, उदयगिरी, नीलगिरी और अंदरोथ। जो कि अंदरोथ तो ये सेकंड वाला है, इससे पहले भी जो है हो चुका है। ठीक है, चलिए, ये एक आत्मनिर्भर भारत की, सेल्फ रिलायंस की और सेल्फ डिपेंडेंट की जो थीम है हमारी, ठीक है, उसको दर्शाता है भाई। देखिए हम कैसे मतलब अभी मैंने जोहो की बात की, अब फिर शिप्स वगैरह की, हम धीरे धीरे जो है ये चीज़ सीख रहे हैं और इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम एक तरीके से जो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी ही नहीं, पूरा जो हर इकोसिस्टम के हर हिस्से को जो है हम यहाँ अपने यहीं इंडिजिनसली जो है बना पाएँ और उसको हैंडल कर पाएँ और लोगों की भलाई के लिए यूज़ कर पाएँ, ताकि हमें बाहर की जो इकोनॉमीज़ हैं उन के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है,
इंडिया रजिस्टर बेस्ट एवर मेडल हॉल एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 न्यू दिल्ली के अंदर जो पैरा ओलंपिक्स चल रही थी, वहाँ इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले साल 17 मेडल थे, टोटल टैली जो थी, अब की बार 18 हैं। ठीक है, अगर बात करें 6 गोल्ड है, उनमें सिल्वर 7 है और ब्रॉन्ज 5 है। अगर गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो सिमरन शर्मा है वीमेन 100 मीटर T12 के अंदर, T12 F64, ये क्या है, ये अलग अलग कैटेगरी दर्शाते हैं भाई। ठीक है, अगर भाई पैरा जो होता है, जो आपका रूल बुक होती है उसके अंदर T और 12 जो डिजिट है और जो अल्फ़ाबेट है वो दिखाता है कि बंदे के अंदर कौन सी डिसेबिलिटी थी। ठीक है, और ये किस कैटेगरी के अंदर इसने जो है गेम खेला है। तो सिमरन शर्मा ने विमेन की 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल लिया है। निषाद कुमार ने हाई जंप के अंदर, और सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो के अंदर, संदीप संजय सागर ने जेवलिन थ्रो के अंदर, रिंकू हुडा ने मैन जेवलिन थ्रो के अंदर, शैलेश, अब आप देखिए मैन जेवलिन थ्रो में मैंने 2 नाम बताए, लेकिन जो कोड जो है अलग अलग है, एक F64 है, एक F44 है। ठीक है, शैलेश कुमार हाई जंप, मेंस हाई जंप के अंदर T63 कैटेगरी के अंदर, और सिमरन शर्मा जो है एक तरीके से स्टैंड आउट फॉर परफॉर्मर जो है बन के आई हैं। इन्होंने 2 मेडल जो है क्लिंच किए हैं, एक गोल्ड मेडल 100 मीटर T12 में और एक सिल्वर 200 T12 के अंदर भाई। ठीक है, और डबल मेडलिस्ट सिमरन शर्मा के साथ साथ प्रीति पाल भी हैं। ठीक है, प्रीति पाल ने सिल्वर विमेन 100 के अंदर T35 के अंदर सिल्वर लिया है और ब्रॉन्ज लिया है विमेन 200 मीटर T35 के अंदर। ठीक है, आप इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं। अगर बाई चांस किसी एग्जाम के, बैंकिंग वगैरह एग्जाम के अंदर आपसे एसएससी एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया जाए तो 1-2 चीज़ें याद रखने की, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, जैसे सिमरन शर्मा ने 2 मेडल जीते हैं, प्रीति पाल ने 2 जीते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन चांसेस हैं कि अगर पूछ लिया जाए तो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं वर्ल्ड कॉटन डे के ऊपर, जो कि मनाया जाता है 7 अक्टूबर को भाई। 2019 के अंदर 4 कॉटन प्रोड्यूसर थे जिनका नाम था बेनिन और बुर्किना फासो, छड़ और माली। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास ये चीज़ इनिशिएट की कि 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाए, और पहला जो वर्ल्ड कॉटन डे है सेलिब्रेट किया गया था 7 अक्टूबर 2019 को भाई। ठीक है, और होस्ट किसने किया था? WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भाई। चलिए जी, ये न्यूज़ इतनी थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलिए। वाइल्ड लाइफ वीक 2025 ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इनके साथ कौन कौन था साथ में इनके? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, और इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। ठीक है, और इनके साथ थे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। काफ़ी सारे जो है बंदे मिलके इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वाइल्ड लाइफ वीक 2025 को, और ये हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो भूपेंद्र यादव जो कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रिसाइडेड किया है, इनको लीड किया है इस वीक को। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद अगर थीम की बात करें तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस जो है अब की बार वाले की 2025 जो वाइल्ड लाइफ वीक था उसकी थीम थी भाई। ठीक है, चलिए, और स्टार्ट कब हुआ था ये? 1952 के अंदर, 1952 के अंदर, और अब तक हमें इंस्पायर करता आ रहा है वाइल्ड लाइफ जो हमारे पास इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करके रखें, ताकि एक तरीके से आगे की जनरेशन भी उसका लाभ उठा सके। यूपीआई की बात करते हैं भाई। यूपीआई का नाम लेते ही आपके फ़ोन पे वगैरह ध्यान आ जाता होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन है। यूपीआई है एक तरीके का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है भाई। ठीक है, ये क्या काम करता है कि मल्टीपल जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनको किसी ऐप के साथ जो है जोड़ता है और उसको लुक आफ्टर करता है। इसको लॉन्च किया था एनपीसीआई, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। कब लॉन्च किया था? 2016 के अंदर भाई। ठीक है,
2016 के अंदर एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके लिए न्यूज़ ये थी कि ये अभी रिसेंटली लॉन्च हो रहा है, कहाँ, दोहा के अंदर, जो कि कहाँ है, कतर में भाई, कतर में है ये, ठीक है, कतर में है। और जो पीयूष गोयल साहब हैं, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने लॉन्च किया है। और इसी के साथ, इसी मूव के साथ जो हमारे कतर के साथ इकोनॉमिकल टाइज हैं, ठीक है, या डिजिटल इकोनॉमी के जो टाइज हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चलिए, एनपीसीआई के द्वारा 2016 में जो है ये लॉन्च हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। एनपीसीआई की बात करूं तो एक तरीके से नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है ये, 2008 में बनी थी ये भाई एनपीसीआई। और ये किसने बनाई थी, आरबीआई ने, और काफ़ी सारे इंडियन बैंक की जो एसोसिएशन है, उन दोनों ने मिलके जो है एनपीसीआई को बनाया 2008 में। और फिर एनपीसीआई के अंडर बना यूपीआई 2016 के अंदर। और अभी यूपीआई जो लॉन्च हुआ है कहाँ, कतर के अंदर। इससे पहले भी क्या और देशों में लॉन्च हो चुका है, यस हो चुका है, 7 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है। कहाँ कहाँ भाई, यूएई के अंदर, सिंगापुर के अंदर, भूटान के अंदर, नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर, फ्रांस के अंदर, मॉरिशियस के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी 7 कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारी कुछ जो इनोवेशंस हैं वो ऑब्वियसली उनको रिकॉग्नाइज किया है ग्लोबल जो मॉब है उन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को ने अपना नया चीफ है उसको इलेक्ट कर लिया भाई, ठीक है, जो कि कहाँ से हैं, इजिप्ट से हैं, खालिद अल अनैनी, ठीक है। और यूनेस्को का जो ये चीफ है ये डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ही इनको सेलेक्ट किया है और डायरेक्टर जनरल के पद पे इनको बैठाया है 4 साल के लिए, ठीक है। और इससे पहले कौन थे, फ्रांस के ऑद्रे अजौले, ठीक है। डायरेक्टर जनरल जो यूनेस्को का होता है वो एक तरीके से टॉप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, जो कि इम्प्लीमेंट करता है जो भी जनरल कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव जो मीटिंग्स हैं उनके अंदर जो फैसला लिया गया है उनको जो है इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है भाई, ठीक है। 4 साल के लिए पोजीशन दी जाती है, रिन्यूएबल, एक बार के लिए रिन्यूएबल होती है, ठीक है। और जो यूनेस्को का एजेंडा है एजुकेशन, कल्चर, साइंस और हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, उसको दुरुस्त बनाए रखने का और उसको प्रमोट करने का काम जो है ये करती है भाई। इसके बाद आ जाते हैं न्यूज़ के ऊपर, पोर्ट ऑफ पासनी, ठीक है। दरअसल पाकिस्तान ने यूएसए को हरी झंडी दिखा दी है कि हमारे जो बलूचिस्तान के अंदर जो पासनी एरिया है, जो कि एक कोस्टल रीजन है, वहाँ पे आइए, वहाँ पे पोर्ट बनाइए, पोरबंदर बनाइए, और जो रेयर अर्थ मेटल वगैरह है वो ज़मीन से और समुद्र से एक्सट्रैक्ट करके अपने देश ले जाइए, ठीक है। तो ये जो पोर्ट बन रहा है वो जो छाबार पोर्ट है ईरान के अंदर, जो कि बनाया है किसने, इंडिया ने, वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास ही है। इसके अलावा मतलब 2 पोर्ट का तो मैंने जिक्र कर दिया, पाकिस्तान का पासनी पोर्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर यूएसए बना रहा है, ईरान के अंदर छाबार पोर्ट जो है हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि इंडिया का पोर्ट है। एक और पोर्ट जो है लाइनअप है गवादर पोर्ट, जो कि चाइना ने बनाया है पाकिस्तान के अंदर। तो देखिए थोड़ी सी जगह में ही, मतलब एक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो थोड़ी ही जगह है ये, ज़्यादा कोई बड़ी जगह नहीं है ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी सी जगह में, ये जूम करके दिखा रखा है ये हिस्सा यहाँ पे, ठीक है, इतनी सी जगह में ये 3 पोर्ट हैं और 3 बड़े बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो कयास लगा रही हैं, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम के अंदर अपना दबदबा दिखाने के लिए, अपना जो बिजनेस है उसको सिक्योर करने के लिए। देखिए यहाँ पे छाबार पोर्ट है, ये हमारा बनाया हुआ है, और ये गवादर पोर्ट है, ये चाइना का बनाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और वो पोशनी पोर्ट जिसकी अभी बात चल रही है वो पाकिस्तान ने बोला है कि पोशनी जो एक एरिया है, कोस्टल एरिया, वहाँ यूएसए को हरी झंडी दिखाई है उसने कि यहाँ बना ले। तो ये बड़ा एक क्रूशियल पॉइंट हो जाता है कि एक तरीके से जियो स्ट्रेटेजिक
मैरीटाइम ट्रायंगल बन जाता है, जहाँ 3 बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में जो है उनके पोर्ट हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। ठीक है, चलिए आज के लिए न्यूज़ इतनी थी, इतना ही मसाला था, इतना अगर आप इसका 20, 30, 50 तक भी आप आपके अंदर गया होगा तो आपके बड़ा काम आएगा। साथ के साथ रिवाइज कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द, अब जैसे लेक्चर ख़त्म हुआ है तो इसकी जो PDF है मैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसको अपलोड कर दूंगा, तो ज़रूर उस चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर जो चैनल है हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे, जिससे हमारी वीडियोस के लिंक के लिए और भी जो एजुकेशनल जो इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ हम अपलोड करते रहेंगे, आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी भी तो नुए बेकाम की चीज़ जहाँ पास पड़े रहो, नुए स्क्रॉल करे जाओ, जैसे डूम स्क्रॉलिंग मैंने बताया था। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों से बचिए और आई थिंक क्लास को सपोर्ट कीजिए। हम आपके हर मुमकिन सहायता करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर एजुकेशनल वीडियो लेके आने के लिए तो हम पूरी R&D करके उसके ऊपर वीडियो लेके आने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। इसके साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म होती, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू थिंकर्स फॉर वॉचिंग अस। ऐसे ही साथ निभाते रहिए। गुड नाइट।